Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity from M. Lakshmikant. So far हमने इंडियन पॉलिटी के जो है 7 चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं और ये जो लास्ट पार्ट रहता है हमारे 7 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और ये जो फर्स्ट जो 7 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आपको जो है इनसे जो है क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक इंडियन पॉलिटी की नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो हमारा जो है चैनल जो है यूट्यूब पे रहता है, और बेल आइकन आप हिट कर सकते हैं जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हमारी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रहती है। तो देखिए, एक हमें आर्टिकल जो इसमें देखने को मिलता है आर्टिकल 31A। देखिए कुछ एक जो आपको जो है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 31A है, 31B मिलेगा आपको, 31C मिलेगा। ये जो पार्लियामेंट्स के द्वारा जो है इंसर्ट किए गए थे सो एज टू प्रोटेक्ट सम लेजिस्लेशन या कुछ काम जो हमारी सरकार करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यही बोला हुआ है कि कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं किसी चीज को जुडिशियल रिव्यू से 1973 के बाद। उसको पहले के ये जो है प्रोविजन जो ये रहते हैं। तो ये जो आर्टिकल 31A जो रहता है ये जो इंसर्ट किया गया था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। और आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जो हमारी जो है 9 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड की गई थी। और ये जो आर्टिकल 31A और 31B जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ऐड किए गए थे। इसमें जो है एक्विजिशन जो थी असेट्स की, किसी पर्सन की संपत्ति की एक्विजिशन से रिलेटेड जो है इसमें जो है प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये जो आर्टिकल 31A है ये जो है प्रोटेक्ट करता है 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन। कंट्रावेंशन यानी कि उल्लंघन फंडामेंटल राइट्स के होने पर। यानी कि जो आर्टिकल 31A है ये जो है प्रोटेक्ट करता है 5 एक्ट्स को रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी ये जो है एक इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है इन 5 लॉज को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज। और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन 6 राइट्स बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एटसेट्रा। तो ये जो 5 जो लॉज हैं ये रिलेटेड रहते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कमर्स से रिलेटेड। तो देखिए 5 लॉज ये कौन कौन से हैं। पहला रहता है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट्स, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट्स। तो किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी संपत्ति की मैनेजमेंट स्टेट के द्वारा उसकी मैनेजमेंट लेने से रिलेटेड। अमेलगेमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इसमें एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर और स्टेक होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट्स और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। तो माइनिंग लीज से रिलेटेड किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन या उनको खत्म करने से रिलेटेड ये जो है राइट्स ये जो है गवर्नमेंट को देती है। तो इनसे रिलेटेड ये जो 5 लॉज हैं इनको जो एक इम्यूनिटी जो है ये जो आर्टिकल 31A 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इंसर्ट की थी, ये जो है इम्यूनिटी इनको जो है प्रोवाइड करती है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, चाहे ये फंडामेंटल राइट्स का हनन क्यों ना कर रहे हो सिटीजन का। ये जनरली पार्लियामेंट ने जो इनेक्ट किए थे ताकि जो है कंसर्निंग जो इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेशन हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव ना कर जाए फॉर दी इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो इसके लिए जो एक इम्यूनिटी इनको जो प्रोवाइड की गई थी। और देखिए ये जो आर्टिकल 31A है ये जो है स्टेट लॉ किसी भी राज्य के लॉ को जो है जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये तब तक जो है किसी भी राज्य के कानून का बचाव जुडिशियल रिव्यू से नहीं करेगा जब तक कि वो जो कानून है, वो जो बिल है, वो जो है भारत के राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व ना किया जाए। तो बिल पास करने के प्रोसीजर में हम जो है स्टेट और पार्लियामेंट के किस तरह से बिल पास होता है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बिल पास होगा, ये आगामी चैप्टर में देखेंगे। और ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है इस संविधान का, ये जो है कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा देने का भी प्रोविजन रखता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम किसी की प्रॉपर्टी को जो है बिना कंपेंसेशन दिए जो है उसको जो एक्वायर कर सकते हैं, अगर वो जो है उसकी जो है स्टैच्यूरी लिमिट जो है उसको जो रखा जाए, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स की जो सेलिंग लिमिट रहती है। तो आपने सिंपली ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 31A है ये एक्विजिशन ऑफ एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण से रिलेटेड ये लॉ रहता है। और इसमें एक इम्यूनिटी जो है हमारी जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी कि इसके आधार पर ये जो 5 जो लॉ है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट से रिलेटेड, इनको जो है हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर इनको जो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क वर्डिक्ट जो आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ जो कि 9 शेड्यूल या आर्टिकल 31A या बी में जो है इंसर्ट किए गए हैं, ये ओपन रहते हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो आज इन एक्ट्स का इतना ज्यादा महत्व, आज इन आर्टिकल्स का इतना ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके बारे में जो आइडिया होना चाहिए, आर्टिकल 13 आपने सिंपल याद रखना है, ये एक्विजिशन ऑफ एस्टेट से रिलेटेड जो ये 5 जो कानून है, इनको एक जो है जुडिशियल रिव्यू से एक इम्यूनिटी, एक बचाव जो है ये आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है। अब देखिए अगेन हमारे पास जो है आर्टिकल 31 बी क्या बोलता है, आर्टिकल 31 बी रिलेटेड रहता है हमारे पास वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो आर्टिकल 31 बी इंसर्ट किया गया था ताकि जो भी एक्ट्स या लॉज या रेगुलेशन हमने 9th शेड्यूल में जिनको हमने डाला है, उनको ये वैलिड बना सके, उनको ये वैध जो है घोषित कर सके। और ये जो आर्टिकल 31 बी है, इसकी स्कोप बढ़ जाती है क्योंकि आर्टिकल 31 ए में सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन ऑफ एसेट से रिलेटेड हमारे 5 लॉज जो इंसर्ट किए गए हैं, लेकिन बाकी अदर मैटर्स से रिलेटेड लॉज जिनको पार्लियामेंट जो है जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बचाना चाहती थी, उनको आर्टिकल 31 बी में जो है डाला गया है। लेकिन बाद में जो है IR कोहिलो केस होता है 2007 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। IR कोहिलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देता है कि किसी भी प्रकार की ब्लैंकेट इम्यूनिटी किसी भी कानून के ऊपर नहीं हो सकती है, मात्र इस बात से कि आप उसको जो 9th शेड्यूल में जो डाल देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि डॉक्ट्रिन जो रहती है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो है आफ्टर वर्डिक्ट इन द केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 के बाद जो है हमारी कंट्री में लागू की गई है। इसलिए अप्रैल 24 1973 के बाद कोई भी कानून या एक्ट या रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल में डाली गई है, वो जो है ओपन रहते हैं टू दी जुडिशियल रिव्यू। इसलिए उनको जो है आर्टिकल 14, 15, 19 या 21 या किसी भी फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन उल्लंघन पर उनको जो है चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो उनको जो है इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। ओरिजिनली देखिए 1951 में 9th शेड्यूल में जब इसको जो है इंसर्ट किया गया बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 13 एक्ट थे और रेगुलेशन थे, लेकिन 2016 में जो है इनको जो है नंबर जो है 282 जो है बढ़ गया। तो सिंपली आपने एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि आर्टिकल 31A और 32B जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जो है ऐड किए गए थे, और इसी के द्वारा जो है हमारी जो है 9th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड की गई थी, ये इसलिए की गई थी ताकि कुछ एक जो लॉज हैं, कुछ एक जो एक्ट्स हैं, उनको जो है जुडिशियल रिव्यू जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उससे एक इम्यूनिटी, उनसे एक बचाव जो है उनको जो प्रोवाइड कराया जा सके। आर्टिकल 31A जो है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट से रिलेटेड 5 लॉज को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 31B जो है उन सभी लॉज और रेगुलेशंस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो कि 9th शेड्यूल में जो डाले गए हैं फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन बाद में IR कोहिलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती है कि हमारी कंट्री में जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, वो केशवानंद भारती केस के बाद जो है 24 अप्रैल 1973 से जो लागू होती है, और इसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद किसी भी लॉ, रेगुलेशन या एक्ट को जो है अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो इट इज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या अदर हाई कोर्ट्स। देखिए जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में केशवानंद भारती केस में पढ़ेंगे तो हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है और इसकी एवोल्यूशन जो कैसे हुई है। लेकिन आपने इतना समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन जो प्रोविजंस हैं, सर्टेन फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो कि पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और उनको जो है पार्लियामेंट जो है अमेंड, अल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है थ्रू इट्स अमेंडिंग पावर अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और रहती है हमारे पास आर्टिकल 31C। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 31C को जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जो है इंसर्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पूछी जाती है मैथ्स दी फॉलोइंग में भी, आपको जो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 31C जो बोलता है, ये बोलता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करने के लिए कुछ लॉज जो बनाए गए उनको भी जुडिशियल रिव्यू से जो है बचाया गया है। और इसके जो है 2 प्रोविजन इसमें जो है रखे गए हैं। पहला बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि
चाहता है कि जो सोशलिस्टिक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 39B और 39C को जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसे कानून जो है वॉइड नहीं होंगे सिर्फ इस आधार पर कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल 39 की इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट लाती है तो उनको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, सिर्फ इस आधार पर कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 49 19। दूसरा ये बोलता है कि ऐसा कोई भी कानून जो कि डिक्लेयर करता है कि वो किसी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को जो है इफेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर वो ग्राउंड के ऊपर कोई इफेक्ट ना भी कर रहा हो तभी उसको जो चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में जो है ये जो बी जो प्रोविजन है इसको जो है इन्होंने जो है नलीफाई कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस सेकंड प्रोविजन को जो डिक्लेयर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन रहता है और इसको जो टेकन अवे नहीं किया जा सकता है। एज जो फर्स्ट प्रोविजन रहता है आर्टिकल 31C का, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, फर्स्ट प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सेकंड प्रोविजन को जो है काट दिया गया है। यानी कि पार्लियामेंट जो है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए अंडर द आर्टिकल 39 जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कानून जो बना सकती है। अब इसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट दोबारा से जब केशवानंद भारती केस 1976 के द्वारा जो है सेकंड प्रोविजन को जो है नलीफाई अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है आर्टिकल 31C के, तो पार्लियामेंट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 लाती है और एक्सटेंडेड कर देती है स्कोप ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन जो रहता है आर्टिकल 31C का, और इसमें प्रोटेक्शन देती है कि कोई भी लॉ जो कि इंप्लीमेंट करना चाहे किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो कि स्पेसिफाइड है हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जो एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी रहेगी जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन अगेन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो है इस एक्सटेंशन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक जो डिक्लेयर कर दिया। और आप एक बात ध्यान रखें, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी कि जुडिशियल जो रिव्यू है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी मिनर्वा मिल्स केस में कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है रहता है। ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 31A है और आर्टिकल 31B है, ये जो है आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं, और 9th शेड्यूल भी हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जो इंसर्ट की गई है। आर्टिकल 31A में जो एक्विजिशन ऑफ असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है 5 लॉज को जो है इम्यूनिटी जो जुडिशियल रिव्यू से ये प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 31B बाकी जितने भी लॉज या रेगुलेशंस रहते हैं जो कि 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनको जो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन बाद में IR कोहलियो केस 2007 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी एक्ट से रेगुलेशन 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जो इंसर्ट किए गए हैं अब ये ओपन है टू द जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे मौलिक अधिकारों का जो है आलोचना भी क्यों होती है, मौलिक अधिकारों की देखिए हमारी आलोचना भी होती है, तो किस किस कारण ये होती है। पहली बात है एक्सेसिव लिमिटेशंस। तो पहला प्रोविजन ये रहता है कि ये बहुत ज्यादा लिमिटेशन जो है हमारी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर, सॉरी एक्सेसिव लिमिटेशन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इनके ऊपर जो काफी ज्यादा जो लिमिटेशंस है समय समय पर इनको उठा दिया जाता है। इसलिए जसपात रॉय कपूर थे हमारे यूपी से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को जो है रीनेम्ड ही कर देना चाहिए, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन देयर ऑन। तो इनका नाम आपने जरूर रखना है जसपात रॉय कपूर, क्योंकि देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान जो है इनको उठा दिया जाता है, मार्शल लॉ के दौरान इनको हटा दिया जाता है, कोई महामारी फैलती है जैसे आजकल कोरोना महामारी फैली है तो हटा दिया जाएगा, सेक्शन 144 अगर जो है हमारी इन्फोर्स हो जाती है तो तभी इनको जो हटा दिया जाता है। तो काफी ज्यादा लिमिटेशंस रहती है, इसलिए भी इनकी आलोचना होती है। दूसरा रहता है कि हमारे जो संविधान है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सारे सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं है हमारे संविधान में। आपको ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलेगा जैसे राइट टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी राइट नहीं है, राइट टू वर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के राइट नहीं है, राइट टू रेस्ट एंड लेजर के राइट नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें चाइना और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मीन्स है होते हैं फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए जो है इनको इंसर्ट नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स ही हमें देखने को मिलते हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की क्लैरिटी नहीं दी गई है, और ये भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन, जैसे आर्टिकल 21 को ही आप ले लीजिए,
डिफरेंट टाइम्स पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन की हुई है, बहुत सारे आर्टिकल्स को इसमें राइट टू लाइफ में इंसर्ट किया हुआ है, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, अब रिसेंटली राइट टू इंटरनेट एक्सेस को भी बोला जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट है अंदर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइड इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 की जो है ली जाती है। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ये भी आर्टिकल 21 में ही रहता है। तो कोई क्लियरिटी सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, इसके लिए भी इनकी आलोचना होती है। और सर देखिए, इवोर जैनिंग ने, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सर इवोर जैनिंग ने जो है संविधान को जो है पैराडाइज फॉर लॉयर्स बोला था, यानी कि जो हमारे वकील हैं उनका ये स्वर्ग है, ऐसा इन्होंने बोला था, पैराडाइज फॉर लॉयर। चौथा रहता है परमानेंसी, तो नो परमानेंसी, तो उनकी परमानेंसी नहीं होती है। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी हमारी लग जाती है तो उस दौरान ये जो है ये सस्पेंड हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन को जेल में डाल दिया जाता है तब ये जो सस्पेंड हो जाते हैं, तो कोई परमानेंसी इनकी नहीं रहती है। जैसे सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। इमरजेंसी के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। और ध्यान रखें, अगर इमरजेंसी जो है आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर जो है लगाई जाती है, तो 19th जो आर्टिकल 19 के जो 6 जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई युद्ध कर देते हैं, हमारी कंट्री युद्ध में इंगेज हो जाती है, तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन होता है, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स या कोई भी इनमें से रिबेलियन करती है, विद्रोह करती है, तो सिर्फ तो फिर आर्टिकल 19 जो इसके तहत जो हमारे आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ये इस दौरान इमरजेंसी के दौरान नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होंगे। एक और आलोचना इनकी रहती है कि आर्टिकल 32 में हमने रिमेडी तो प्रोवाइड कर दी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमने फंडामेंटल राइट्स बना भी दिया, लेकिन फिर भी जो जुडिशियल जो प्रोसीजर है, जो न्याय लेने की जो रास्ता है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। तो एक्सपेंसिव रेमेडी के लिए भी इसकी जो है आलोचना होती है। फिर एक और प्रोविजन जो हमारा था प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है और देशों के संविधान में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इंडिया के संविधान में आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन रखी गई है, जो कि 3 मंथ्स के लिए रहती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन 2 मंथ्स किया हुआ है, लेकिन इस प्रोविजन को सो फार लागू नहीं किया गया है। और कोई भी कंसिस्टेंट फिलोसफी, कोई भी कंटिन्यूस फिलोसफी जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या रहती है फंडामेंटल राइट्स की, तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल या कॉमन सेंस वाली चीज है कि महत्व क्या क्या होता है मौलिक अधिकार का। पहली बात तो रहती है कि ये जो बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम रहते हैं किसी भी कंट्री के, ये प्रोवाइड करते हैं मटेरियल और मोरल सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मैन, ये सर्व करते हैं फॉर्मेटिव वर्क मार्क फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, ये जो फैसिलिटेट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ भी जो है पार्ट रहता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ये इंदिरा सानी केस जो था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को। ये जो स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं हमारे सेकुलर जो फैब्रिक है, धर्मनिरपेक्षता जो रहती है हमारी भारतीय स्टेट की, उसको और मजबूत ये करते हैं। ये जो है चेक करते हैं अथॉरिटी के ऊपर, पावर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर, ये चेक रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल का जो हनन ना हो। ये जो है फाउंडेशन स्टोन है हमारे सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के, ये इंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और ये फैसिलिटेट करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस रहती है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो जो है पार्ट 3 से बाहर है, यानी कि ये जो राइट्स हैं, सॉरी, कुछ एक जो ऐसे अधिकार है हमारे, ये पार्ट 3 से बाहर है। इनको सिर्फ हम अधिकार बोल सकते हैं, इनको राइट्स ही बोल सकते हैं हम, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वही है जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 हम देखने को मिलते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है, हमारे संविधान मौलिक अधिकार है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स हैं। ओके, तो जो भी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकारों को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स जो है बोल देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 265 के तहत राइट रहता है कि कोई भी टैक्स जो लिवाइड और कलेक्टेड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को उसकी संपत्ति से निकाला नहीं जाएगा जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा जो है सेव की जाती है। ट्रेड कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का बिजनेस है, कमर्स है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ हमारी कंट्री जो है फ्री होना चाहिए। आर्टिकल 301 इन पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्शन जो रहेंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बेसिस होंगे अडल्ट सफरेज के ऊपर, यानी कि 18 साल के जो भी व्यक्ति हैं वो इसमें जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये जितने भी राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स। और आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि वोटिंग एज जो है पहले 21 थी, इसको 18 किया गया बाय दी 61st, इस अमेंडमेंट को आप जरूर ध्यान रखें, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के द्वारा जो है वोटिंग एज जो हमारी जो है 21 से 18 की गई। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये भी जस्टिफिकेबल है, लेकिन
कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता इनकी इन्फोर्समेंट के लिए। उसको जो है एक ऑर्डिनरी सूट के तहत जो है, ऑर्डिनरी सूट के तहत जो है पहले जो इसमें जो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और रिट जुडिक्शन जो हाई कोर्ट की जो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहती है, तो पहले वो जो हाई कोर्ट ही जाएगा पहले, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो है आपके लिए जो है नॉलेजेबल वीडियोस डालता रहूं जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कुछ हमारे नीडी पर्सन होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। और वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, और दूसरों की हेल्प भी आप करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता।